नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और पिछली कक्षा में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि भारतीय संविधान है क्या और बेसिक पहलू भी देखे थे। संविधान क्या है, संविधान क्या है, और मैंने लिखाया भी था, बोर्ड पे लिखा भी था संविधान क्या है। और पिछली कक्षा में हमने देखा था, ये निष्कर्ष निकल के आया, संविधान कुछ नहीं है। संविधान क्या है? कुछ नहीं है। संविधान कानूनों का दस्तावेज या प्रलेख है। कानूनों का क्या है? दस्तावेज या प्रलेख है। अब इस दस्तावेज का हम करेंगे क्या? इस दस्तावेज में क्या होना चाहिए? तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि संविधान कानूनों का दस्तावेज या प्रलेख है जो यह बताता है कि राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा क्या होगा। राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा क्या हो, बुनियादी ढांचा कैसा हो और सरकार के साथ ही क्या बताएगा ये? प्लस सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य, विभिन्न अंग कल अपने देखा था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विभिन्न अंगों में अंगों की क्या शक्तियां हों, क्या शक्तियां होंगी, क्या शक्तियां हों, साथ ही शक्तियों के साथ साथ उनमें आपस में क्या संबंध हो, आपस में कैसा संबंध हो, आपस में कैसा संबंध हो, कैसा संबंध हो, ये कौन बताएगा? ये हमारा संविधान बताएगा। अब केवल सरकार के अंगों के बारे में ही बताएगा या नागरिक समाज के बारे में भी बताएगा? तो कानूनों का दस्तावेज यानी इसके संविधान में और क्या होना चाहिए भैया? संविधान में यह होना चाहिए कि राज्य का नागरिकों के प्रति, राज्य का नागरिकों के प्रति कैसा संबंध हो, कैसा संबंध होना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये संविधान बताएगा। तो समझ गए संविधान क्या है? संविधान कल अपन ने देखा था पिछली का। तो भारतीय संविधान अपने संविधान के संबंध में देखा कि एक कानूनों का दस्तावेज या प्रलेख है जो राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को निर्धारित भी करता है, साथ में यह भी बताता है कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनमें क्या शक्तियां हैं और आपस में क्या संबंध है। केवल सरकार के बारे में ही यदि कोई संविधान बात करे तो अधूरी बात होगी, नागरिकों के बारे में भी बात करना चाहिए। तो संविधान यह भी बताएगा कि राज्य के नागरिकों के प्रति सरकार का कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या अधिकार नागरिकों को मिलने चाहिए, क्या नागरिकों के देश के प्रति, सरकार के प्रति कर्तव्य होने चाहिए। इन सभी तथ्यों को, इन सभी आयामों को समाहित करने वाले दस्तावेज या प्रलेख को क्या बोलेंगे भैया? आप लोग संविधान बोलेंगे। भारतीय संविधान के संबंध में देखते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर कैसा? भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर कैसा, संरचना कैसी है? अगर हम ऐसे मान के चलें ये संविधान है हमारा, तो प्रस्तावना भारतीय संविधान में है। मैं अलग बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। ये प्रस्तावना है। साथ ही साथ इस संविधान में क्या है? अनुसूचियां भी हैं, अनुसूचियां, शेड्यूल हैं, अनुसूची। और संविधान में क्या है? इस संविधान में जो बड़ा डायमेंशन है वो है अध्याय। अगर हम ऐसा समझ लेंगे ना तो अपना संविधान अध्याय में बटा हुआ है। अध्याय, संविधान का बड़ा डायमेंशन क्या है? अध्याय। अध्याय से भी बड़ा डायमेंशन है इसका भाग। संविधान के कितने भाग हैं? भाग के अंदर क्या है? अध्याय। अध्याय के अंतर्गत, जैसे हमने अध्याय 1, 2, 3, इसके अंतर्गत अपन देखेंगे भारतीय संविधान में क्या है? अनुच्छेद। देखेंगे कितने अनुच्छेद हैं, और हर अनुच्छेद के साथ साथ एक परंतुक जुड़ा होता है। परंतुक का तात्पर्य यह है, जैसे भी आप लोग देख पा रहे हैं ना, परंतुक का तात्पर्य क्या है? लॉकडाउन रहेगा किंतु, अभी कोविड के संबंध में ही देख लें, वर्तमान संदर्भ, लॉकडाउन रहेगा किंतु
आवश्यक सामान की आपूर्ति नागरिकों को होती रहेगी। परंतु समझ रहे हैं, यानी हमने अनुच्छेद में कोई बात कही तो उसके साथ साथ हमको ये खंड जोड़ना पड़ता है कि अगर यह बात लागू होगी तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा। तो हम समझ गए भारतीय संविधान में हमको पढ़ना क्या है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना के साथ साथ हम लोग अनुसूचियां भी देखेंगे, फिर भाग देखेंगे, कितने भाग हैं भारतीय संविधान में। भाग के अंदर हम लोग क्या देखेंगे भैया, अध्याय देखेंगे, और अध्याय के अंदर क्या, अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंदर क्या, परंतुक। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, परंतुक, क्योंकि हमको विश्लेषण यहीं से मिलेगा। विश्लेषण परक जो हमको दृष्टि मिलने वाली है वो परंतुक से मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, विस्तार से भी पढ़ेंगे आगे, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, किंतु वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किंतु, किंतु मीन्स परंतु आर्टिकल में दिया है साथ में ही कि ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जो देश की एकता और अखंडता के लिए क्या हो, खतरा सिद्ध हो जाए। मेरी बात समझ गए? अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो भारतीय संविधान को हम इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग प्रस्तावना, अनुसूचियां, फिर अध्याय, भाग, भाग के अंदर अध्याय। तो भारतीय संविधान, प्रस्तावना, भाग, अध्याय, अनुच्छेद और परंतुक और अनुसूची। परंतुक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको, और कई विद्यार्थी क्या करते हैं, परंतुक नहीं देखते हैं, वो केवल अनुच्छेद देख लेते हैं। तो हम दो तरह की दृष्टिकोण, अगर हम संघ लोक सेवा की परीक्षा देख रहे हैं तो परंतुक का विशेष ध्यान, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हालांकि इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं। हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान में मूलतः प्रस्तावना का क्या अर्थ है। अब आप समझेंगे कि सर 1 घंटे की क्लास के बाद अब मूल टॉपिक, ये मूल टॉपिक नहीं है, मूल टॉपिक तो हम लोग कल ही शुरू कर दिए थे। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना क्यों है, प्रस्तावना क्यों है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना काय की प्रस्तावना, काय की भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह है क्या, बेसिकली प्रस्तावना क्या बताएगी। भैया प्रस्तावना संविधान का दर्शन बताती है, संविधान का दर्शन बताती है। संविधान का क्या बताती है, दर्शन, दर्शन अर्थात, और साथ ही साथ ये प्रस्तावना क्या बताती है, संविधान के उद्देश्य को भी बताती है। इस संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, इस संविधान को लागू करने का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, यह प्रस्तावना बताने की कोशिश करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर आप देखें, आप लोग विद्यार्थी पढ़े होंगे, किताब में देखे होंगे, क्या लिखा है, हम भारत के लोग। कहां से शुरू होती है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कौन, बाहर के लोग नहीं, हम भारत के लोग क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, आखिर ऐसी क्या परेशानी थी प्रस्तावना बनने से पहले कि भारत के लोगों को यह चाहना पड़ा, क्या परेशानी थी ऐसी। अगर आप बात करेंगे तो आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब हम स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ जब हम संघर्ष कर रहे थे तो क्या था हमारे पास, कुछ नहीं था। क्या हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे, नहीं। यहां देखेंगे आप देखिए, आप प्रस्तावना भारतीय संविधान की खुद लिख लेंगे, आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रस्तावना से पहले का भारतीय समाज कैसा था। क्या हम निर्णय में स्वतंत्र थे, निर्णय लेने में स्वतंत्र, निर्णय लेने में स्वतंत्र बिल्कुल नहीं थे। तो क्या हमको निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा विद्यार्थियों, हाँ चाहिए। ये चाहिए तो भारतीय संविधान में होना चाहिए या बाहर होना चाहिए, बोले भारतीय संविधान में होना चाहिए। क्या
यहां पर लोकतांत्रिक समाज था स्वतंत्रता से पहले? नहीं था। तो हमको क्या चाहिए? लोकतंत्र था? नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं। क्या समानता के लक्षण विद्यमान थे भारतीय समाज में? स्वतंत्रताएं थी? नहीं थी भाई। क्या सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिलता था? क्या प्रतिष्ठा थी? अवसर की समानता थी? आप समझिए, आप प्रस्तावना भारतीय संविधान की खुद प्रतिष्ठा नहीं थी भारतीय समाज को, अवसर की समता नहीं थी। आप ही लोग देखते हैं, अवसर की समानता नहीं थी। अवसर की समानता नहीं थी। क्यों नहीं थी अवसर की समानता? आप खुद ही देखते। आदरणीय गांधी जी को फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बाद, तो आप समझ रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को कितनी परेशानी थी। निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, लोकतांत्रिक समानता थी नहीं, स्वतंत्रताएं थी नहीं, किसी भी तरह की प्रतिष्ठा थी नहीं, अवसर की समानता बिल्कुल नहीं थी। गांधी जी को प्रथम श्रेणी का टिकट लेने के बाद भी यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, करने की अनुमति नहीं थी, नहीं थी। प्रथम श्रेणी में। अब समझ जाइए, जब हम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई कर रहे थे, क्या हमारे पास न्याय था? न्याय था? बिल्कुल नहीं था। न्याय कितने तरह का होता है, ये तो बात की बात है। न्याय था ही नहीं। क्या लगा दिया हमने? रॉलेट एक्ट है, कितने सारे कानून आ गए। रॉलेट एक्ट, आप इतिहास पढ़े, इतिहास के विद्यार्थी हैं, न वकील न दलील। तो ये सारी चीजें आपके पास थी नहीं। तो जब आप स्वतंत्र हो गए, भारतीय संविधान बनाने जा रहे हैं, और कौन बना रहा है? कोई आयतित संविधान नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं बना रहे हैं। कौन बना रहा है? हम भारत के लोग, भारत की जनता। तो समझ जाइए। अब आप समझिए, प्रस्तावना आप खुद लिखेंगे। प्रस्तावना अर्थात संविधान का दर्शन, संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, जिसकी स्वतंत्रता संग्राम में हमको कमी महसूस हो रही थी, वही तत्व हमारे संविधान में होनी चाहिए, हमारी आधुनिक शासन व्यवस्था में समाहित होना चाहिए। और इसी आधार पर हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी अनूठी बन गई है। भारतीय संविधान कितना अपने आप में अद्वितीय दस्तावेज बन गया विश्व में। क्यों बना? क्योंकि भारतीय संविधान में, प्रस्तावना में हमने 3 चीजें देखने की कोशिश की, और हमने कहा भारतीय प्रस्तावना को, हमने पहली बात यह कही कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास? सर्वोच्च शक्ति, शासन व्यवस्था की सर्वोच्च शक्ति किसके पास हो? किसके पास हो सर्वोच्च शक्ति? सर्वोच्च शक्ति किसके पास हो भारतीय शासन व्यवस्था की? तो आपने देखा होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, आपने देखा होगा सर्वोच्च शक्ति किसके पास होनी चाहिए। और आपने प्रस्तावना अगर शुरू करेंगे तो क्या देखेंगे? हम भारत के लोग, अर्थात सर्वोच्च शक्ति किसके पास विद्यार्थियों? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। सरकार किसने बनाई? हमने। किसके लिए बनाई? अपने लिए। कानून किसने बनाया? हमने। हम भारत के लोग, भारत को डॉट 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 डॉट। लास्ट में देखिए, शक्ति किसके पास है? इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। ये 3 शब्द भारतीय संविधान में ही मिलेंगे। अंगीकृत करते हैं, और क्या करते हैं भैया? अधिनियमित करते हैं, और क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित करते हैं, यानी हम भारत के लोग, हमको ये चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा है, पूरा टेस्ट अब देखेंगे क्या क्या चाहिए अपने को। ये चाहिए, लेकिन इस संविधान को अंगीकृत करेंगे। बनाया किसने संविधान? हमने। किसने? हमने। और जो बन गया है संविधान, उसको स्वीकार करते हैं। अंगीकृत करने का मतलब क्या आते हैं? सम्मिलित करते हैं, उसको सम्मिलित करते हैं। सम्मिलित करते हैं, या क्या करेंगे? इसको अपनाते हैं। हमने स्वीकार किया इसको, अपनाते हैं। अपनाते अर्थात स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं।
अच्छा, क्या वैसे ही स्वीकार कर लें जो संविधान स्वीकार किया है कि उसमें परिचर्चा भी होनी चाहिए? अधिनियमित यानी हम ही कानून बनाएंगे। कानून कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे कानून। अब कानून बनाने का तरीका यह है कि या तो लोग खुद कानून बना रहे हैं प्रत्यक्ष तरीके से, जनमत संग्रह के माध्यम से, या संसद के माध्यम से कानून बनाए, क्योंकि संसद में ही भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद है। तो अधिनियमित करेंगे, हम कानून बनाएंगे। कानून बनाएंगे मतलब वाद विवाद के माध्यम से कानून, वाद विवाद के माध्यम से कानूनों का निर्माण करेंगे। माध्यम से हम लोग क्या करेंगे भैया? वाद विवाद के माध्यम से कानूनों का निर्माण करेंगे। हमने इस संविधान को स्वीकार भी कर लिया और इस संविधान को लागू करने के लिए हमने कानून भी बना लिए वाद विवाद के माध्यम से। अब हम लोग आत्मार्पित करते हैं, अर्थात उन कानूनों को अपने ऊपर ही लागू करते हैं। देखिए कितना यूनिक है। अगर कोई डंडे से आपसे कानून बनवाए तो आप मानेंगे क्या? नहीं। अगर आपसे कोई जबरदस्ती कहे कि ये नियमों का पालन करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, तो आपकी आत्मा खुश होगी या दुखी होगी? दुखी होगी। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान अंगीकृत, यानी हमने ही स्वीकार किया है, हमने ही कानून बनाया है। किसके लिए कानून बनाया है? अपने लिए, और अपने ऊपर ही लागू करते हैं। आत्मार्पित का मतलब क्या है? अपने ऊपर लागू करते हैं, अपने ऊपर इस कानून को लागू करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वोच्च शक्ति आखिर किसके पास? क्या सर्वोच्च शक्ति न्यायपालिका के पास, सर्वोच्च शक्ति विधायिका के पास, सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास? न, सर्वोच्च शक्ति भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान बनाया किसने? हम भारत के लोगों ने। और हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं? इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। अंगीकृत अर्थात हम सम्मिलित करते हैं, अपनाते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। अधिनियमित, इस संविधान को लागू करने के लिए हम क्या करते हैं? वाद विवाद के माध्यम से कानूनों का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ जब कानून बन जाएंगे तो उन कानूनों को लागू किसके ऊपर करेंगे? क्या हम दूसरे देश में लागू करने जाएंगे? ना, अपने ऊपर ही लागू करेंगे, आत्मार्पित करेंगे। भारतीय संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है, जनता में निहित है। अब जब हमने संविधान बना लिया, संविधान हमने स्वीकार कर लिया, तो संविधान बनाते समय हमने देखा कि शासन, दूसरी बात इस प्रस्तावना में हम लोग देखेंगे कि शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए अपने पास, किस तरह का शासन चाहते हैं हम लोग। देखिए, शासन व्यवस्था कोई भी हो, अंतिम उद्देश्य क्या होता है? नागरिक समाज का कल्याण। चाहे वो विवेकपूर्ण तानाशाही के माध्यम से करें, लोकतंत्र के माध्यम से करें, या राजशाही के माध्यम से करें, अंतिम उद्देश्य यही है कि जनता का कल्याण होना चाहिए। तो शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है? कैसी शासन व्यवस्था चाहिए अपने को? अपने को शासन ऐसा चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसा शासन चाहिए अपने को? हम लोग सभी शब्दों को बड़े बारीकी से इनका अर्थ समझने की कोशिश करें। बिल्कुल नहीं घबराए। कई लोग घबरा रहे होंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या? ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और कैसा शासन चाहिए अपने को? समाजवादी। प्रस्तावना के ही शब्द है, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, समाजवादी। यानी हमको शासन व्यवस्था कैसी चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और कैसी शासन व्यवस्था चाहिए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष समझिए, हम धर्म निरपेक्ष नहीं कह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष। और क्या चाहिए भैया? लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक। और क्या होना चाहिए? गणराज्य, रिपब्लिक। क्या होना चाहिए भैया? रिपब्लिक। यानी हमारी शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? शासन व्यवस्था कैसी होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है ये? समझते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और हमने देखा होगा प्रस्तावना के यही शब्द है। अगर हम
इसको शॉर्ट में कई लोगों का कूट बनाने का तरीका होता है, क्या लिखेंगे? स प्र सा पा ला ग, सप्रस्फलग। सप्रस्फलग, सप्रस्फलग हमारी शासन व्यवस्था का स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, याद करने का तरीका। अब इस शासन व्यवस्था जो हमने बना ली है, इस शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रस्तावना में ये बातें शामिल करने की कोशिश करेंगे। शासन व्यवस्था अर्थात राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राज्य का उद्देश्य क्या हो भैया? क्या हो राज्य का उद्देश्य बताइए? इतनी बड़ी भारी भरकम शासन व्यवस्था जो हमने निर्मित की है, किसने निर्मित की? हमने। किसके लिए? राज्य के लिए। अब ये राज्य इतनी भारी भरकम शासन व्यवस्था का करेगा क्या? राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राज्य का उद्देश्य ये नागरिकों के मध्य क्या? देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अभी अपन ने डिस्कस किया था, क्या होना चाहिए लोगों के पास? बोले न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए? समानता मिलना चाहिए लोगों को मध्य। क्या स्थापित हो जाए? न्याय। और क्या स्थापित हो जाए? स्वतंत्रता। और क्या स्थापित हो जाए? समानता। और क्या? बंधुत्व की भावना आ जाए। काय की भावना आ जाए? बंधुत्व की भावना आ जाए। अब ये बंधुत्व की भावना, समानता की भावना, ये तब फलीभूत होगी जब राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित बनी रहे। क्या बनी रहे बेटा? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित बनी रहे। यानी इस शासन व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि सभी चीजें निर्धारित हो जाए, सभी चीजें सुनिश्चित हो जाए। राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे स्थापित होगी? एकता का, अब आप समझ रहे होंगे एकता और अखंडता में अंतर क्या है। कुछ बच्चे अपने पहली बार ही पढ़ रहे होंगे भारतीय संविधान। एकता मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, वैचारिक एकता, मनोवैज्ञानिक, वैचारिक एकता। वैचारिक रूप से हम एक हों, हमारा देश, हमारा धर्म क्या हो? हमारा धर्म क्या हो? हमारा धर्म हो देश के लिए मरना, देश के लिए मिटना। राष्ट्रभक्ति की भावना हो। राष्ट्र रहेगा तब तो हम रहेंगे ना। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम किसके लिए रहेंगे? और अखंडता का मतलब होता है कि भारत, अखंडता का मतलब क्या होता है? अखंडता का मतलब ये होगा, अखंडता का मतलब ये होगा कि हम भौगोलिक रूप से हम क्या रहे? टुकड़े टुकड़े ना, भौगोलिक रूप से हम टुकड़े टुकड़े ना हो, भौगोलिक रूप से एक हों, एक हो जाए, भौगोलिक रूप से एक हों। यानी हम भौगोलिक रूप से, हमारा वो जो भूभाग है वो एक अखंडता के सूत्र में बना रहे। ऐसे विचारों का हमारे भारतीय संविधान में कोई महत्व नहीं है। लोग कई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कई मंचों पे लोग नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ना ना ना, इस तरह की विचारधारा को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब देश रहेगा तब तो हम रहेंगे ना। तो देश में दो तरह की चीजें, एकता यानी वैचारिक एकता स्थापित हो, वैचारिक रूप से हम एक हो, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। और अखंडता, अखंडता का तात्पर्य क्या होगा? हम भौगोलिक रूप से एक हों, भौगोलिक रूप से एक हों। तो आप समझिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या हो गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मतलब क्या हो गया? ये सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है? अर्थात सप्रस्फलग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। कई विद्यार्थी मुझसे कहते हैं सर आपने इसका कोड नहीं बना, तो आप ही बना लेंगे। निश्च नश एव, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता और बंधुत्व, ये चीजें स्थापित होनी चाहिए भारतीय समाज की। अब हम देखेंगे इस प्रस्तावना के अंदर देखेंगे, ये प्रस्तावना है और ये इतनी सारी चीजें स्थापित करने के लिए हमने भारतीय संविधान बनाया। और इस भारतीय संविधान को हमने क्या किया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या किया?
मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को हमने क्या किया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। समझ रहे हैं? अब आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। प्रस्तावना क्या बनाएगी, प्रस्तावना क्या कहेगी? प्रस्तावना यह कहेगी कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। सर्वोच्च शक्ति जनता क्या करेगी, शासन व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करेगी। और स्वरूप में क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। और गणराज्य बनाने के बाद करेंगे क्या? राज्य का उद्देश्य यह है कि नागरिकों के मध्य न्याय स्थापित हो, स्वतंत्रताएं स्थापित हो, समानताएं स्थापित हो, बंधुत्व की भावना आ जाए। और इस सब भावना का उद्देश्य क्या, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की भावना कैसी होनी चाहिए, एक जो एकता और अखंडता को क्या करे, सुनिश्चित करे। तो प्रिय विद्यार्थी, आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर हमने समझ ली ठीक तरह से, तो फिर भारतीय समाज को, भारतीय संविधान को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? फिर भारतीय संविधान की जो भी अनुच्छेद होंगे, अध्याय होंगे, खंड होंगे, परंतुक होंगे, वो सब इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही स्थापित किए जाएंगे। और जब भी अगर कहीं संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी भारतीय संविधान में, तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनमें संशोधन किए जाएंगे। अर्थात हमारा धर्म क्या है, भारतीय संविधान। हमारा कर्म किसके अनुरूप होना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुरूप। और भारतीय संविधान क्या बताता है, ये सारी चीजें स्थापित करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ये है। और ये किसने बनाया, ये बनाया किसने, जनता ने, हम भारत के लोगों ने। अब हम इस शासन व्यवस्था के स्वरूप के एक एक पहलू को देखने की कोशिश करेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है। इन समस्त चीजों को हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात इसका अर्थ क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज का अर्थ क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। जब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या होगा संपूर्ण, यानी भारत का जो शासन व्यवस्था है, भारत का जो सरकार है, भारत जो अपना देश है, वो आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित हो। आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित हो। अर्थात भारत अपने आंतरिक पहलुओं पर भी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ निर्णय ले सके और बाह्य पहलुओं पर भी। हमें किसी की दबाव में आके निर्णय नहीं लेना है। हमको जो निर्णय लेना है वो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय लेना है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए भारत सरकार की पूरी स्वतंत्रता है। अभी हाल ही में कली का विवाद है, डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अपन बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा, पीएम मोदी जी से क्या कहा कि चीन वाले मुद्दे पर हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो हमने कहा, हे ट्रंप साहब, ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, ये हमारा दूसरे देश के साथ सीमा से संबंधित मुद्दा है, तो हम दोनों देश आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। हमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अगर ये मध्यस्थता कर देते तो क्या होता, हमारे बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्या होती, बाधित हो जाती ना। कई बार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी मध्यस्थता करने का विचार रखते हैं, लेकिन हम विनम्रता से कह देते हैं कि ये हमारा संप्रभुता का मुद्दा है और हम इसको आपसी सहमति से, आपसी विचार विमर्श से सुलझा लेंगे। हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है।
अर्थात हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले नहीं थे हम स्वतंत्र, अंग्रेजों के समय में कहां स्वतंत्र थे बताइए? स्वतंत्र थे क्या? बिल्कुल स्वतंत्र। जो अंग्रेजों ने निर्णय ले लिया उसी को हमें पालन करना पड़ता था। लेकिन आज हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। निर्णय कौन लेगा? भारत की सरकार। भारत की सरकार बनाई किसने है? भारत के लोगों ने। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय ले कौन रहा है? भारत के लोग। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य होगा हम आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए क्या हों? स्वतंत्र हों। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है समाजवाद। समाजवाद समाजवाद हमने समाजवादी समाज बनाया, समाजवाद बनाया। समाजवाद का मतलब क्या होगा? समाजवाद का मतलब क्या होगा? समाजवाद का तात्पर्य क्या है? देखिए, दो तरह की शासन व्यवस्थाएं चलेंगी। एक तो ऐसी शासन व्यवस्था जहां निजी संपत्ति हो और जो कार्य करे उद्योग धंधे स्थापित करे उसी को लाभ कमाने का अधिकार, उसी को लाभ अर्जित करने का अधिकार है, करने का अधिकार। अब आप मान लीजिए रिलायंस जियो या रिलायंस ने अपनी फैक्ट्री लगाई, अपना काम किया, उसकी निजी संपत्ति है, उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, उसको लाभ मिलेगा। इस तरह की चीजों से हुआ क्या कि जिसने इंडस्ट्री लगा ली, उद्योगपति बन गया, जो कार्य करने लगा, उसके पास संपत्ति का संकेंद्रण, संपत्ति अर्जित कर ली, उसने संपत्ति अर्जित कर ली, मेहनत करी, संपत्ति अर्जित कर ली। अर्थात जिसकी फैक्ट्री है, जिसका उद्योग धंधा है, जिसका कार्य है, जिसका प्रतिष्ठान है, उसने निजी रूप से अपने संसाधनों को एकत्रित कर लिया अपनी मेहनत के द्वारा या किसी अपने कौशल के द्वारा, स्किल के द्वारा। इससे हुआ क्या? क्या उद्योग धंधे सभी लोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करें? इससे क्या हुआ? विषमता बढ़ी। इस दर्शन को अपन क्या बोलेंगे? इस दर्शन को अपन बोलेंगे पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। जहां निजी संपत्ति का अधिकार हो व्यक्ति को, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद से क्या हो गया? विषमता बढ़ गई। बेटा समझिए, थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, एकदम तार्किक तरीके से। इससे क्या बढ़ गई? इससे विषमता बढ़ गई, विषमता बढ़ गई, विषमता बढ़ गई। अर्थात आप वर्तमान संदर्भ में भी आप देख ही रहे होंगे, कुछ इसका अंश दिखाई दे रहा है कि प्रवासी माइग्रेंट लेबर यहां से वहां जा रहा है। यानी जहां उद्योग धंधे स्थापित हो गए वहां विकास हो गया, संपत्ति अर्जित हो गई, और जहां नहीं हुए वहां विषमता बढ़ गई, गरीबी हो गई। तो एक नए तरह का दर्शन उभर के आया, दर्शन फिलॉसफी उभर के आई। क्या पृथ्वी के जो संसाधन हैं, संसाधनों पर, क्या पृथ्वी के संसाधनों पर केवल इन्हीं का अधिकार हो, या जिसने जन्म ले लिया इस संसार में उसका भी अधिकार है? बात समझ रहा है? पृथ्वी के संसाधनों पर किसका अधिकार है? अर्थात सभी का अधिकार है, सभी का समान रूप से अधिकार है, समान रूप से अधिकार है। बहुत बढ़िया। यानी ये समान रूप से जो अधिकार है वो किसको कम करने की लोग कोशिश करेगा? जब ये दर्शन आया कि विषमता नहीं बढ़नी चाहिए, धरती के संसाधनों पर सभी का अधिकार है, अर्थात पूंजीवाद अगर ये ज्यादा पैसे वाले हो गए, ज्यादा पैसा इन्होंने कमा लिया, तो एक वंचित वर्ग है जो इस तरह के उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाया, जिसके पास कौशल नहीं था, जिसके पास पूंजी नहीं थी, तो उस पर उसका अधिकार नहीं है। बोले है,
तो विश्व में कई दार्शनिकों ने अपने दर्शन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इनकी संपत्ति को इनको बांट दिया जाए। कैसे लोग? यानी इनकी संपत्ति को, जो पूंजीवादी लोग हैं, इसको कहां किया जाए? इनको उन लोगों को भी वितरित किया जाए, इन लोगों को भी वितरित किया जाए जो इस संपत्ति से रहित हैं। अंतिम उद्देश्य क्या था उनका? समानता स्थापित हो जाए। अब इस समानता को स्थापित करने की तरह तरह की चीजें क्या है? लोगों ने कहा कि निजी संपत्ति का उन्मूलन करो, निजी संपत्ति का उन्मूलन करो, निजी संपत्ति का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या है? कि सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दो। सभी संसाधनों का क्या कर दें? राष्ट्रीयकरण कर दें। सभी संसाधनों का हम लोग राष्ट्रीयकरण कर दें। जब हम सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो क्या होगा? निजी संपत्ति नहीं रहेगी, सरकार ही कमाएगी और सरकार ही सबको बांटेगी। ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हम सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाएगा। अभी आप हाल ही में देख रहे हैं, आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार की, उन्होंने अभी पैकेज में घोषणा की है कि जितने भी पीएसयू हैं, इवन जो डिफेंस सेक्टर के भी पीएसयू हैं, उनमें हम निजीकरण को मान्यता दे रहे हैं, निजी संपत्ति को निजी कंपनियों को मान्यता दे रहे हैं। और पीएसयू को क्या कर रहे हैं? मर्ज करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाएगा। उनका राष्ट्रीयकरण है, नेशनलिज्म है, सरकार के अंडर में आ गए। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये समानता कैसे स्थापित हो? समानता, समझ रहे हैं ना बात को? समानता कैसे स्थापित हो? मार्क्स एक विचारक हुए। मार्क्स ने कहा समानता ऐसे स्थापित होगी कि इनसे संपत्ति लेके इनको दे दी जाए। अब ये आसानी से देंगे या लूटपाट करके देंगे? बोले हिंसा करके देंगे। बोले हिंसा भी करो तो कर लो, हिंसा करके भी समानता स्थापित करो। लेकिन यह विचारधारा आधुनिक समाज में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में आपके उद्देश्य कितने भी पवित्र क्यों ना हो, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हिंसा के माध्यम से समानता स्थापित करने वाले दर्शन को हम क्या करेंगे? नकार देंगे, उसको हम मान्यता नहीं देंगे। फिर किस तरह के दर्शन को मान्यता देंगे? हम इस तरह के दर्शन का मान्यता देंगे कि हम क्या करें? भारत की देखिए, भारत की बड़ी अच्छी, भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा हम समानता कैसे स्थापित हो? क्या हम सभी का राष्ट्रीयकरण कर दें? तो हमने क्या कहा कि हम समानता स्थापित करने का जो प्रयास है हमारा, समानता जो हम लोग स्थापित करेंगे वो हिंसा के माध्यम से नहीं करेंगे। यानी कि समानता हम कैसे नहीं करेंगे? हिंसा के माध्यम से हम स्थापित नहीं करेंगे। माध्यम से स्थापित नहीं करेंगे भैया, माध्यम से स्थापित नहीं करेंगे। और हमने कहा है हमारा उद्देश्य यह है कि लोकतांत्रिक समाज में चाहे आपके उद्देश्य चाहे कितने ही पवित्र क्यों ना हो, किंतु हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब सवाल ये उठता है कि हम समानता स्थापित कैसे करें? समानता स्थापित कैसे करें? हम समाजवाद के माध्यम से। अब भारतीय समाजवाद किस तरह का समाजवाद है? समाजवाद के दो रूप प्रचलित है। एक तो है बेटा अपना लोकतांत्रिक समाजवाद, और दूसरा जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है? वो है अपना साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद क्या करता है? साम्यवादी समाजवाद निजी संपत्ति का पूर्णतः उन्मूलन करता है। पूर्णतः उन्मूलन, यानी निजी संपत्ति का कोई यहां पे अस्तित्व नहीं है। सभी का राष्ट्रीयकरण करता है।
राष्ट्रीयकरण करता है और फिर समानता स्थापित करने का कोशिश करता है। लेकिन भारत का समाजवाद अपने आप में एक अनूठा समाजवाद है। और भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करता है भैया, ये पूंजीवाद को भी स्वीकार करता है, पूंजीवाद को भी स्वीकार करता है, पूंजीवाद को भी क्या करता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण की वकालत करता है। आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण की वकालत करेगा, राष्ट्रीयकरण की वकालत करेगा। अर्थात हमारा राष्ट्रीयकरण किन किन चीजों पर होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण किन किन चीजों का होना चाहिए हमारा, ऐसे संस्थान, ऐसे प्रतिष्ठान जो देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। अगर हम इनका निजीकरण करते हैं तो राष्ट्र की एकता और अखंडता कहीं बाधित नहीं हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या है, जैसे रेलवे का राष्ट्रीयकरण है, रेलवे के साथ साथ परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, अन्य जो महत्व की, सामरिक महत्व की चीजें, रक्षा से संबंधित उपकरण, रक्षा से संबंधित जो विषय हैं, जो उपकरण हैं, तो इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, निजी हाथों में नहीं देते। पूंजीवाद क्या, निजी हाथों में नहीं देते, राष्ट्रीयकरण करते हैं। तो अर्थात भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो दोनों ही तत्वों को अपनाता है, दोनों ही तत्वों को अपनाता है, अर्थात पूंजीवाद को भी प्लस राष्ट्रीयकरण को ही। जब ये दोनों तत्व अपना लेता है तो इसे ही हम लोग बोल देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात समझ गए। भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करेगा, भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यकता अनुसार संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और निजी क्षेत्र को भी महत्व दिया जाए, निजी क्षेत्र को भी स्वीकार किया जाए। आप देखेंगे तरह तरह की चीजें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, अभी हाल ही में भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो निर्माण हो रहा है वो बंसल ग्रुप के माध्यम से, बंसल ग्रुप और भारतीय रेलवे के मध्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, हम इस तरह के समाजवाद को चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि, हमने अभी हाल ही में आपसे चर्चा की कि रोटी है तो रोटी के टुकड़े कर दें, 8 लोग हैं तो 8 टुकड़े कर दिए, और लोग बढ़ गए तो और ज्यादा टुकड़े कर दिए, और बढ़ गए तो और टुकड़े कर दिए, बोले समानता स्थापित हो रही है। साइज कम करते चले जा रहे हैं हर व्यक्ति का। ना 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 ना, हमको क्या करना है, हमको इसके ब्रेड के साइज को बढ़ाना है, रोटी के साइज को बढ़ाना है। अर्थात सबको हमको क्या प्रदान करना है, बोले अवसर प्रदान करना है। क्या करना है, अवसर प्रदान करना है। क्या करना है, अवसर प्रदान करना है सभी को, ताकि वो व्यक्ति वो समुदाय वो समाज अपना स्वयं का विकास कर सके। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा, समाजवाद को परिभाषित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, ये कहा समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी सो रहा है उससे कहो भाई उठो उठो, बोलेगा क्यों, बोले लो मेरे पास 10,000 रुपया, 5,000 तुम ले लो, बोले समानता, भाई भाई समानता स्थापित हो ना, गंदी बात। तो समाजवाद, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा श्रमजीवी लोगों को, कैसे लोगों को, श्रमजीवी लोगों को, श्रमजीवी लोगों को कैसा जीवन स्तर प्रदान करना, शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करना, शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करना। श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करना, अर्थात ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं अपने विकास के लिए, और जो श्रमजीवी लोग हैं उन्हें शिष्ट जीवन स्तर मिल जाए। और यही लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत की सरकार ने अपनाया है, भारत के संविधान में स्वीकार किया गया है। और ये जो दर्शन है, ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद का दर्शन है, ये मूलतः काय पर आधारित है भैया। ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो दर्शन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का जो दर्शन है वो काय पर आधारित है, ये गांधीवाद की तरफ इसका झुकाव है, गांधीवाद की तरफ इसका झुकाव है।
गांधीवाद की तरफ झुकाव है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या स्थापित करता है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। कैसे राज्य की स्थापना करता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ये भारतीय समाजवाद है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, समाजवाद क्या है, तो आप चाहे तो लिख लीजिए समाजवाद, क्योंकि आपको एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। समाजवाद समानता पर आधारित दर्शन है। काय पर आधारित दर्शन है, समानता पर आधारित दर्शन है, जिसके दो स्वरूप प्रचलित है। कितने स्वरूप हैं भैया, दो। एक तो साम्यवादी स्वरूप, साम्यवादी समाजवाद, और साम्यवादी जिसके दो स्वरूप प्रचलित है। एक साम्यवादी समाजवाद जो निजी संपत्ति का उन्मूलन करता है, साम्यवादी समाजवाद जिसमें निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है। उन्मूलन का मतलब समझ रहे हैं, निजी संपत्ति का उन्मूलन करता है, अर्थात सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण, अर्थात सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। ये साम्यवादी समाजवाद है, जिसको कई देशों में, चाइना में है, रसिया में भी था, कई तरह के कई देशों में जिसको स्वीकार किया गया, लेकिन भारत में नहीं। भारत में अपने आप का, भारत का स्वरूप कौन सा बेटा, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। और लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत क्या करते हैं, साथ में क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक। दूसरा स्वरूप क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। यह समाजवाद, यह जो स्वरूप है वो पूंजीवाद को स्वीकार करता है, पूंजीवाद को स्वीकार करता है, पूंजीवाद को स्वीकार करता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार क्या करेगा, आवश्यकता अनुसार संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करता है। आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करता है। बात समझ रहे हैं, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद क्या हो गया, विस्तृत हो गया, यानी पूंजीवाद और आवश्यकता अनुसार संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की वकालत करता है। और यही भारत में प्रचलित है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस समाजवाद का यही दर्शन भारत में प्रचलन में है। और इसी को, इसका उद्देश्य क्या है, यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कौन सी स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करता है। तो समझ गए भारत ने, हमने क्या समझा, हमने यह समझने की कोशिश की भारतीय प्रस्तावना में, हमने क्या समझने की कोशिश की भारतीय प्रस्तावना में, कि भारत की शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है भैया, वो स्वरूप नंबर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कैसा स्वरूप है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा स्वरूप उसका क्या है, समाजवाद, समाजवादी। और समाजवाद को हम लोगों ने समझ लिया और हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाए। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज, ये शासन के स्वरूप भारतीय प्रस्तावना के अंतर ही है। अब आप समझ लिए तीसरा स्वरूप क्या होना चाहिए भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान की शासन व्यवस्था का, भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो तीसरा स्वरूप क्या होना चाहिए भैया, तीसरा स्वरूप क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, हम लोगों ने यहां पे धर्म निरपेक्ष की बात नहीं की है, काय की बात की है बेटा, पंथ निरपेक्ष की, पंथ निरपेक्ष की बात की है। हम लोगों ने धर्म निरपेक्ष की बात नहीं की है, पंथ निरपेक्ष की बात की है। धर्म का मतलब यह होता है, धर्म का मतलब क्या होता है, ये धृ धातु से बना है,
फिर धातु से बना है और इसका तात्पर्य होता है धारण करना। बोले क्या धारण करें, क्या धारण करें, क्या? बोले कर्तव्य। क्या धारण करेंगे? बोले कर्तव्यों को धारण करना, कर्तव्यों को धारण करना। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, पितृ धर्म, पिता के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को धारण करना। तो मैं धर्म, ये धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम विशेष संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, विशेष समूह को, विशेष धर्म को, विशेष, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, अन्य चीजों को अपनाते हैं। नहीं, धर्म का मतलब है धारण करना, कर्तव्यों को धारण करना। लेकिन हमने धर्म निरपेक्ष नहीं किया। पंथ का मतलब क्या होता है? पंथ का मतलब होता है एक ही विचारधारा को, एक ही विचारधारा को मानने वाले समूह, मानने वाले लोगों का समूह, लोगों का समूह। अर्थात भारत की शासन व्यवस्था में किसी भी समूह को, किसी भी विचारधारा को मानने वाले समूह को वरीयता नहीं दी जाएगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई वैचारिक विचारधारा नहीं है। बोले नहीं है, क्या है फिर? क्या है? बोलो क्या है? बोले ये है कि हम एक ही विचारधारा को मानने वाले लोगों के समूह को बोलेंगे पंथ, और भारत पंथ निरपेक्ष है। यानी भारत किसी को भी वरीयता नहीं देगा, किसी को भी वरीयता नहीं देगा, वरीयता नहीं देगा, नहीं देगा। तो फिर क्या करेगा? बोले सर्वधर्म संभाव, सबके साथ एक जैसा आचरण, सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव का तात्पर्य क्या रहेगा? बोले भारत किसी भी समुदाय को विशेष महत्व प्रदान नहीं करेगा और किसी भी समुदाय की उपेक्षा नहीं करेगा। अर्थात कबीर के दर्शन के रूप में कैसे समझेंगे इसको? कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। मेरे लिए सब एक जैसे लोग हैं। और भारतीय संविधान इसी पंथ निरपेक्षता की बात करता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इन सारी चीजों को अपनाने की कोशिश कर रही है। यानी संविधान की मूल, संविधान को बताने की कोशिश कौन कर रहा है? प्रस्तावना। इसलिए अगर मैं, तो इसीलिए अपना इस संविधान की प्रस्तावना के अन्य मूलभूत तत्वों को आगे आगे पढ़ेंगे अपन और इनकी समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न देता हूं जिसको हम लोग घर पर लिखने की कोशिश करेंगे। कोशिश यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सवाल यह है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन को स्पष्ट करती है, संविधान के दर्शन को स्पष्ट करती है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, काय की प्रस्तावना? किसी निबंध की प्रस्तावना नहीं, गंदी बात। काय की प्रस्तावना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या करती है? भारतीय संविधान के दर्शन को स्पष्ट करती है। व्याख्या करें। इस सवाल को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे और 150 शब्दों में। कितने वर्ड्स में? 150 शब्दों में। और अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो टेंशन नहीं ले ना, मैं हूं, कल फिर अगली कक्षा में आके आपको फिर क्या करूंगा? फिर अवगत कराऊंगा। और इस सवाल को अपने क्लासरूम में ही लिखेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे एक एक करके, जैसे क्लास 4 में लिखते हैं वैसे। इसकी सिनॉप्सिस बनवाएंगे, सिनॉप्सिस नहीं, पूरा आंसर ही लिखने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? तो भारतीय संविधान के शासन व्यवस्था के स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य हम किसी धर्म विशेष को नहीं मानेंगे, ना ना। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, ना है, धर्म है। बोले क्या धर्म है? हमारा धर्म संविधान है। क्या धर्म है? हमारा राष्ट्र धर्म है। हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? भारतीय संविधान। हम वह आचरण करेंगे जो भारतीय संविधान के अनुरूप होगा। हम वह धर्म का पालन करेंगे जिससे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी, देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। सर्वधर्म संभाव, हम किसी भी विचारधारा को महत्व नहीं देंगे और किसी भी विचारधारा की, किसी भी समूह की उपेक्षा नहीं करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? उपेक्षा नहीं करेंगे। ना तो किसी भी समुदाय को विशेष महत्व देंगे, ना ही किसी की उपेक्षा करेंगे। यानी क्या लिखेंगे? सर्वधर्म संभाव, सबको समान महत्व देंगे। और कबीर का दर्शन बार बार मेरे जेहन में आता है, क्या? कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर,
ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे और अगली कक्षा हम लोग समझेंगे। आप लोग इस आंसर को लिखने की कोशिश करिए। अगली कक्षा में हम अन्य महत्वपूर्ण जो तत्व हैं भारतीय प्रस्तावना के, उनको विश्लेषण करेंगे, उनको समझेंगे, उनके अर्थ को स्पष्ट करेंगे और इस आंसर को भी लिखेंगे और अन्य मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अन्य प्रश्नों को भी हम लोग लिखेंगे। धन्यवाद।